हेलो प्यारा बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारा बच्चों, क्लास 12th में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2 अंकों के जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराने वाले हैं। आज उसका चौथा भाग है। अगर आपने अभी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2 नंबर के कराए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी कराए गए हैं जो आपके 5 नंबर में भी आ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ करने से पहले हम सारे बच्चों से ये बात कहना चाहेंगे कि आपके अंदर एक अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हम तैयारी करें कि नहीं करें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें। 10th क्लास का कैंसिल हो गया, क्या पता हमारा भी हो जाए। तो एक बात समझिए, 10th क्लास का कैंसिल होने का कारण होता है 10th क्लास के जो मार्कशीट है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है कहीं भी। चाहे आप अदर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाते हो या कहीं पे भी 10th क्लास की मार्कशीट जो है बतौर डेट ऑफ बर्थ के रूप में यूज़ की जाती है, ठीक है। और 12th क्लास का जो मार्कशीट होता है, जो 12th क्लास के नंबर होते हैं वो कई जगहों पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे IIT JEE में क्राइटेरिया है परसेंटेज का। कई यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे परसेंटेज के आधार पे ही नंबर एडमिशन लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है 12th क्लास का, इसलिए 12th क्लास का एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, इस बात को समझ लीजिए। और ये जो आपको 12 दिन मिला है इसको ऐसे समझना है जैसे कि अरे यार मैथ में एक ही दिन का गैप था, चलो ये जो 12 दिन हमें एक्स्ट्रा मिला है, 8 तारीख से पेपर होना था, 20 से संभवतः हो, तो इसको ये समझिए कि 12 दिन का जो गैप मिला है ये मैथ में गैप मिला है। जैसे हिंदी और इंग्लिश के पेपर में 8 दिन का गैप था, ठीक है, 8 या 9 दिन का गैप था, मैथ में एक ही दिन का था। तो इसको समझिए कि वो गैप मिल गया हमें। और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, ब्रेक करेंगे, शुरुआत से आप चले जाएंगे वहीं पे अप्रैल मई में जहाँ पे आप शुरू से पढ़ना शुरू किए थे। क्योंकि 10 दिन जैसे आप छोड़ेंगे पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा दिमाग से। क्योंकि मैथ भैया दिमाग से उतरने में समय नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन कंटिन्यू रखिए। जैसे नया टाइम टेबल आता है मैं फिर से आग लगा दूंगा जिस तरह से चीज़ों को हम चलाते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं नसीहत देता हूँ, ये आपको समझना चाहिए कि 12th क्लास का पेपर कभी भी कैंसिल नहीं होगा, वो ज़रूर होगा, ठीक है। 12th क्लास का ज़रूर होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। 10th क्लास का एक बार हो सकता है क्योंकि 10th क्लास में के बच्चों थोड़ा छोटे भी होते हैं, थोड़ा इनोसेंट भी होते हैं, उनका उतनी समझ नहीं होती जितना आपसे उम्मीद हम कर सकते हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन 10th क्लास के बच्चों से हम थोड़ा कम उम्मीद करते हैं, बहुत कोमल होते हैं। आज हम 2 नंबर वाले प्रश्नों को जो हल करेंगे वो अवकल समीकरण से संबंधित होंगे। अवकल समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ हमने बताई हैं। एक महामैराथन क्लास हमने चलाया हुआ था, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल होता है, होमोजीनियस मेथड होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये 3 टाइप के हमारे अवकल समीकरण होते हैं। तो 2 नंबर वाले सवाल भी बहुत अच्छे से पूछे गए। आप पेपर उठा के देखिएगा। हमने क्या नहीं करवाया, पूरा कोर्स 2 बार रिवीजन करा दिया, मॉडल पेपर कराया, आपको क्वेश्चन पेपर भी पिछले साल का 2019-20 का भी हो गया है। आप पेपर देखेंगे ना, जो लेक्चर देख रहे हो वो सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 44 नंबर का अलग हमने प्लेलिस्ट बनवाया है, 56 नंबर का अलग, सब कुछ रेडी है। आपको बस कंटिन्यू पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार ऑडियो वीडियो देख लें। हम ज़्यादा लंबा सेशन नहीं हम करेंगे लेकिन फिर भी हमें पढ़ते रहना है। देखिए इस कभी भी संदेह मत रहिए कि मेरा एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पढ़ते रहना है, बहुत सब बेकार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y अपान 1 + x। ये जो है सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कहीं वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, यानी पृथक चर को पृथक कर सकें, यानी x वाला टर्म x के साथ, y वाला y के साथ। अगर ऐसा हो पाया तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए बच्चा यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 1 + y को एक साथ रखिए, ठीक है। यहाँ पे जो dy है ये 1 + y इसके साथ भेज दीजिए, इधर ऊपर है, बराबर किधर लाएंगे नीचे आ जाएगा। dx को इधर भेज दीजिए, ठीक है। dx अपान में ये है 1 + x, क्लियर हुआ। ये है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। वो साफ साफ दिख जाता है, जो होना रहता है वेरिएबल सेपरेबल में वो हो जाता है, जो नहीं होने वाला रहता है नहीं हो पाता है। फोकस करिए, कॉन्संट्रेट करिए, ठीक है। ऐसा समय है, मैं आपकी मनोस्थिति को समझ सकता हूँ कि अरे पढ़ें कि नहीं पढ़ें,
थोड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ज़रूर है, हमारा भी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है कि पता नहीं क्या, लेकिन इतना तो क्लियर है कि 12th क्लास का एग्ज़ाम होगा, तो 12th क्लास की क्लासेस रेगुलर चलेंगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल धैर्य के साथ काम करना है। और ये वो समय है जब आपकी परीक्षा के साथ साथ ये भी परीक्षा हो रही है कि आपके अंदर कितना पैसेंस है, कितना धैर्य है, कितना धीरज है, कितना दृढ़ संकल्प है कि चीज़ों को हम व्यवस्थित करके चलें और कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें। ठीक है, ये भी एक परीक्षा है। इसमें बात क्या करते हैं बच्चा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। dy ये बताता है y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे फंक्शन है तो ये इसका इंटीग्रेशन 1 + y, बहुत आसान है। इसका इंटीग्रेशन बच्चा log 1 + x, ठीक है, 1 + x, क्लियर हुआ, 1 + x, यहाँ पे c लगा दीजिए। सॉल्यूशन बताना है, इसको इधर ला दीजिए, ठीक है, log यहाँ पे 1 + y, ये माइनस हो जाएगा 1 + x। देखिएगा कैसे क्या, कभी कभी जो c होता है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है ये हमारे हाथ में होता है। आप कभी इसको log c भी ले सकते हैं, ये log c, ठीक है। अगर c कोई नंबर कांस्टेंट है, अगर उसका log लेते हैं तो कांस्टेंट ही बना रहता है। अगर बच्चा 2 कांस्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि log ले लें, log 2, तो एक कांस्टेंट ही बना रहेगा, समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं। ये कैसे हो गया, ये बराबर किधर लाए हैं तो -log 1 + x होगा। log a - log b क्या होता है, log a/b, a की जगह 1 + y, b की जगह 1 + x। थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन करते रहेंगे। log से log कट जाएगा बच्चा, 1 + y, यहाँ पे हो जाएगा 1 + x × c, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। y को यहीं रोक दीजिए, 1 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, अरे सर आपने log c नहीं लिया, अगर log c ही ले लेते तो क्या मेरा सवाल गलत हो जाता? तो बिल्कुल भी गलत नहीं होता। अगर आप यहाँ पे c लेके चलते हैं, c लेके चलते हैं, बस log c लेने से ये फ़ायदा था कि ये log से log कट जाता। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, आपके हाथ में होता है कि आप उसे क्या लेते हैं। ये जो कांस्टेंट होता है यू हैव टू चूज़, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी आप कांस्टेंट नंबर चूज़ कर सकते हैं। ये सवाल इसीलिए पूछा जाता है। चलिए 32वां क्वेश्चन है आज का दूसरा, लेकिन वैसे 32वां 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं। 32वां और 33वां क्वेश्चन देखिए। जैसे टाइम टेबल आएगा बच्चा ना, वैसे स्पीड और बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। बार बार हम बोल रहे हैं, यहाँ से छोड़ देंगे पूरा ख़त्म हो जाएगा। सारी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। dy/dx = 1051 लाइक। इस विपरीत परिस्थिति में भी आपको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लगातार आपकी क्लासेस 365 दिन भी हमने चलाया है, बहुत कम छुट्टी लिया गया इस बार, ठीक है। तो आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने का भी काम सबसे पहले शुभम क्लासेस द्वारा हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि हमको क्रेडिट दीजिए, हमारा ये मतलब था कि यार CBSE बोर्ड के बच्चे को अगर हेल्थ का हवाला दिया जाता है, स्वास्थ्य का हवाला दे के उनका पोस्टपोन किया जाता है, तो हमारे बच्चों को भी होना चाहिए। वो भी तो लड़के ही हैं, उनको भी बीमारी हो सकती है, वो भी परेशान हो सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब जी बीमार हो गए, वो भी चपेट में आ गए हैं, तो भाई देखिए वो तो CM है, उनका इलाज हो जाएगा अच्छी जगहों पे। अगर एक सामान्य घरों में हो जाए जहाँ पे कि पैसे की तंगी हो, इस स्थिति में अगर उनके घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो ज़रा सोचिए कितनी समस्या है। 3-3 हज़ार की जांच हो रही है, एम्बुलेंस ले जाना लाना, दवा, तमाम तरह की स्थिति ख़राब हो जाएगी। घर में जिसके घर में मान लीजिए कि 10th क्लास का बच्चा है, उससे घर का कोई दूसरा सदस्य ही बीमार पड़ जाए तो कितनी समस्याएं झेलनी पड़ेगी, उसका पेपर कैसा होगा। तो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने आवाज़ उठाया और इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला, ठीक है। dy/dx 1 + x², चुप्पी मार के बस पढ़ते रहना है। यहाँ पे भी सेपरेट करना है बच्चा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे y + sin y, यहाँ पे हो जाएगा dy, क्लियर हुआ। ये dx इसके साथ चिपका दीजिए, 1 + x², ठीक है, इंटू dx। वेरिएबल से वेरिएबल आप क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन अलग, फंक्शन अगर सम के रूप में होता है तो अगर ये दोनों फंक्शन जुड़ के नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उन्हीं का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, y × dy, ठीक है। कितने बच्चे तो सोचते हैं कि हम तो खाली x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा नहीं। 1 का अलग हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ + 3 + c। y का क्या हो जाएगा बच्चा, y² / 2,
क्लियर हुआ। साइन वाई का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वाई होगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये हमारा आंसर होगा, और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मेन इसमें चीज़ था कि वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं, तो है। कभी कभी बहुत साफ साफ दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। अगर एक सवाल 5 नंबर में बनाना हो वेरिएबल सेपरेबल का, तो एड़ी चोटी का जोर हो जाता है सेपरेट करने में, समझ में नहीं आता है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चा, बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है, हिम्मत नहीं आता है। ठीक है, आपके साथ हमेशा शुभम क्लासेस स्टैंड करेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी, पढ़ाने की बात आएगी तो मैं 2-2 3-3 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है, शौक है पढ़ाने का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस। अब ये सवाल थोड़ा सा, पहला बिल्कुल ईजी, थोड़ा उससे थोड़ा सा कठिन, इसके बाद ये और कठिन। तो ये सवाल हल करने का सबसे बेहतर तरीका, जब आपको पढ़ने का मन ना करे तो बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हल्का चीज़ें आसान लेके चलना चाहिए। इससे क्या है कि मन भी लगा रहेगा और कॉन्टिन्यूटी बने रहेगी, सवाल पूछे जाते हैं 2 नंबर के। देखिए यहाँ पे कैसे सेपरेट, ये वेरिएबल सेपरेबल ही है dy बाई डी एक्स। देखिए कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं क्या, e के पावर x इंटू ई के पावर माइनस वाई। क्यों? अरे बच्चा आधार बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, इसको अलग याद ही देखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस वाई, समझा है? दोनों जगहों पे ई के पावर माइनस वाई, ई के पावर माइनस वाई, ये कैसे अलग याद है? बाद में अगर आधार बराबर है तो पावर ऐड हो जाता है, उसी हिसाब से। अब क्या हुआ है, दोनों जगहों पे डी वाई बाई डी एक्स, दोनों जगहों पे क्या बच्चा है, ई के पावर माइनस वाई कॉमन है, तो ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मेन चीज़ यही था, 2 नंबर का सवाल है, पूछा गया। अब सेपरेट हो जाएगा, ई के पावर माइनस वाई वाला इधर भेजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और ये डी एक्स को उधर भेज दीजिए, सेपरेबल हो गया, सेपरेट हो गया ना डी एक्स। यही है इस क्वेश्चन की खासियत। अगर इस पॉइंट को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, तो ये सवाल नहीं लग पाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ई के पावर इसको ऊपर कर दीजिए, अब माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, बशर्ते कि अवकल समीकरण जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कैसे सॉल्व होता है, समझ में आ गया? इसका इंटीग्रेशन अलग है, ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी गलत कर देंगे, एक से एक धुरंधर है भैया। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये है आपका आंसर। क्लियर हुआ? तो 3 क्वेश्चन हो गया, आसान थे, कोई दिक्कत नहीं। 3 क्वेश्चन और देख लीजिए, पढ़े रहना है। ठीक है, पढ़ते रहना है, कॉपी किताब बंद मत करिएगा, क्योंकि देखिए चीज़ें अगर आप एक बार सीख लिए हैं तो अभी आप कोशिश करिए कि MCQ क्वेश्चन थोड़ा 1 नंबर 2 नंबर वाले टेक्निकल क्वेश्चन करिए। ठीक है, 8 नंबर 5 नंबर वाले बहुत आसान है फंसाना। समझिए कि 12 दिन आपको गैप मिल गया पेपर में। आइए 3 क्वेश्चन और अवकल समीकरण पूरा क्लियर कर देंगे। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम। तो आइए बच्चों, आइए 3 क्वेश्चन और करते हैं। 34, 35, 36 तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, समझने वाले हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना है। 1051 लाइक, 1051 लाइक हमने फिक्स कर दिया है, हर वीडियो में जाना चाहिए। ठीक है, कभी भी पढ़ाना बंद हम नहीं करेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। आप पढ़ते हैं कि नहीं ये आपकी जिम्मेवारी है। एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये जो क्वेश्चन है बच्चा ये वेरिएबल सेपरेबल में होगा, या एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है बच्चा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, अवकल समीकरण होता है। आपके बुक में अवकल समीकरण अगर आपने पढ़ा होगा तो आखिरी में है, आखिरी टाइप का, 3 टाइप के होते हैं मुख्यतः। डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। इसमें डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे पी और क्यू जो होता है या तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है या कांस्टेंट होगा। ठीक है, या एक इसी का दूसरा है, इसी से मिलता जुलता डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ पे पी वाई की जगह एक्स हो जाता है, यहाँ पे क्यू। ठीक है, दोनों ही टाइप के आपके रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ पे पी और क्यू जो होंगे
वो या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ y होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई एक है, ठीक है, ये इस बात को आप समझ लीजिए। या वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप वेरिएबल सेपरेबल में किया जाए, वेरिएबल सेपरेबल में किया जाए, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू डी वाई, ये चीज़ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू यहाँ पे 1, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया है किस टाइप में भाई, मुझे समझिए। देखिए वेरिएबल सेपरेबल में है या होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस जो होता है ना समघातीय अवकल समीकरण, इसको देखिए किस टाइप वाले में आ रहा है, ठीक है। इसको देखिए किस टाइप में आ रहा है, ये उतना आसान क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, चलिए ठीक है, 34 पे नज़र रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है कि ये इस टाइप वाला डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, ये बनेगा dx अपान में dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू टाइप का, ठीक है। और जब भी ये बनता है रैखिक अवकल समीकरण, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं if e के पावर यहाँ पे p इंटू यहाँ पे dy होता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर हुआ। और जब सॉल्यूशन की बात आती है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है बच्चा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे q, क्लियर हुआ, यहाँ पे dy प्लस c, ये सॉल्यूशन होता है, ये व्यापक हल होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे p इंटू डी वाई होता है जब इस टाइप वाला होगा, और यही सेकेंड टाइप का है। ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है जितना आप देख रहे हैं। क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। परेशान तो है ही, आप समझ रहे हैं। और बहुत लोगों को इस बार यार इसी सब मेरे साल ही होना है तो ऐसा वैसे गजब परेशान हो गए। टाइम टेबल तारीख पे तारीख, ठीक है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें मिलेगा इंसाफ, शुभम क्लासेज आपको इंसाफ दिलाएगा। इंसाफ के लिए तो हमेशा खड़े हम लोग, चाहे पढ़ने के मामले में हो, चाहे कोई आपकी आवाज़ उठाने की बात हो, शुभम क्लासेज हमेशा आपके साथ स्टैंड है, ठीक है। यहाँ पर इसको देखिएगा क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर अगर आप डी वाई बाई डी एक्स करें बच्चा, ये इसको इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स है, अगर आपको डी एक्स बाई डी वाई कर दें तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं। अब देखिए क्या करना है, ये जो सेकेंड टाइप का था x को इधर लाइए, ठीक है, डी एक्स इंटू डी वाई, अगर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स इजकल टू वाई। ये जो माइनस एक्स है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी वाई प्लस इसको आप -1 इंटू एक्स इजकल टू वाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम तुलना करें किससे, डी एक्स अपान में डी वाई प्लस पी इंटू वाई इजकल टू क्यू टाइप के इक्वेशन से, अगर इससे तुलना करें इस इक्वेशन का, ठीक है, चलिए स्टार है और ये डबल स्टार दे दीजिए। क्लियर हुआ। P हम पाएंगे क्या, P मिलेगा -1 और Q हमारा मिल जाएगा y। इसमें P और Q बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। जब आपको नहीं समझ में आया कि यार मेरा रैखिक अवकल समीकरण जो है इस टाइप का है किस टाइप का, तो समझिए कि यही वाला होता है, ये बहुत छुपा रुस्तम है टाइप, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चा, ए के पावर p इंटू डी वाई। क्लियर हुआ। ए के पावर -1 इंटू डी वाई, माइनस तो बाहर हो जाएगा, 1 का y के सापेक्ष अवकलन क्या होगा बच्चा, माइनस वाई होगा, माइनस पहले से, ये चीज़ हो गया, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e के पावर y। क्लियर हुआ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर y, q की वैल्यू क्या है, y इंटू डी वाई प्लस सी। समझ में आया। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाईलाइट रूल लगेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। चलिए इसको आगे आप कंटिन्यू करेंगे, इसको हाईलाइट रूल लगा के फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगा के इसे इंटीग्रेशन करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड फंक्शन। ओहो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, चौक जिस पे टूट गया वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझा गया।
तो ये हुआ 2 नंबर का रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन में 36 देखिए, कह रहा है कि अभी तक जो आपने 5 क्वेश्चन किए उसमें क्या था कि अवकल समीकरण दिया रहता था और उसको सॉल्व करना रहता था, ठीक है। अब क्या है कि y इक्वल टू ए इंटू ई के पावर एक्स प्लस बी, ये हमारा सॉल्यूशन है किसी भी इसका हमें रैखिक अवकल समीकरण बनाना है। रैखिक अवकल समीकरण में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्स और वाई वाले टर्म होते हैं, उसमें कांस्टेंट नहीं होता है। और जो सॉल्यूशन में क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, उसमें जो डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाले टर्म नहीं होते। यानी कि एक थियरम है, एक प्रमेय होता है कि कोई भी सॉल्यूशन, ये इसमें जितने नंबर आप कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे ए और बी 2 कांस्टेंट है, तो जब इसका रैखिक अवकल समीकरण बनेगा, लीनियर डिफरेंस, रैखिक अवकल समीकरण नहीं, अवकल समीकरण बात करें, वो किसी प्रकार का हो सकता है, होमोजेनियस भी हो सकता है, वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकता है, वो उतने ऑर्डर का जाएगा। इसमें 2 कांस्टेंट है, आप पहले सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करिए दोनों साइड। a कांस्टेंट है, e के पावर x का अवकलन e के पावर x होगा, b हमारा कांस्टेंट है, x के सापेक्ष अवकलन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे dy बाई dx, ठीक है, क्या हो गया बच्चा, a इंटू e के पावर x, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी ये वाला कांस्टेंट नहीं हटा है, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, किसका, समीकरण नंबर 1 का, dy बाई dx, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, यानी dy बाई dx, यही सब आते हैं 2 नंबर में, dy बाई dx a इंटू ए के पावर x, क्लियर हुआ। अगर dy बाई dx है, उसका एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यही हो जाता है d2 बाई dx dx स्क्वायर। थोड़ा ही थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे, यही है इस समय सफल होने का की पॉइंट, ठीक है। ए हमारा बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, ई के पावर एक्स का अवकलन ए के एक्स के सापेक्ष वही होगा, ठीक है। अगर समीकरण 1 से देखें, ए इंटू ई के पावर एक्स, ये जो समीकरण नंबर 1 है वो कुछ नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 से देखा जाए तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, बराबर किधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये हो गया अवकल समीकरण। अवकल समीकरण उस ऑर्डर का जाता है, उस ऑर्डर का होता है जिसमें कि जितने नंबर आप कांस्टेंट, इसमें 2 कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर तक जाएगा, अगर इसमें 3 कांस्टेंट रहेंगे तो थर्ड ऑर्डर तक जाएगा, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको करना ही पड़ेगा, तभी कांस्टेंट एलिमिनेट होते हैं, समझ में आया। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन देखिए, चलिए 3 क्वेश्चन और, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको करके, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत कंफर्टेबल होकर पढ़ेंगे, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको न समझ में आए। बहुत चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आपकी बुक में भी सब कुछ है, यहाँ आप समझने आते हैं तो समझने का प्रयास करिए। 25 से 30 मिनट आपको देना है। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स है, प्लस सेक स्क्वायर इंटू वाई इंटू 10x इंटू डी वाई है, ए इंटू में डी वाई है, इधर लिख दिए, इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करना है। अभी अवकल समीकरण है, ये तो पता है। अवकल समीकरण कैसे पहचान में आता है, उसमें डी वाई डी एक्स ये सब सारे टर्म होते हैं। अगर ये डी वाई और डी एक्स ना हो बच्चा ना, ये सिंपल एक समीकरण होगा, वो अवकल समीकरण नहीं होता है। सबसे पहली बात कि अगर हम सोचें कि ये, सबसे पहले आते ही सवाल को देखेंगे, सोचेंगे कि अरे ये वेरिएबल सेपरेबल क्या आएगा, सारा चीज़ दिमाग से पहले निकालिए, पेपर पोस्टपोन होगा, ये वो कुछ नहीं, हमको मान के चलना है कि 8 तारीख से ही पेपर है, तैयारी इतनी तगड़ी करके रखनी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चाहे जब परीक्षा ले, मैं उसमें अच्छा नंबर लाऊंगा, ऐसा हमें सोचना है, चाहे जब एग्ज़ाम हो, ठीक है। और इसमें नुकसान है, जो बच्चे शुरुआत से पढ़ते आए हैं भाई, मेहनत की है, फ़ायदा तो उनको ज़रूर होगा, जिनकी तैयारी नहीं बेहतर हुई, नहीं पढ़ाई की है। अब ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि उनका भी परसेंटेज 90 आ गया, जो बिल्कुल साल भर नहीं पढ़ाई की है, और जो लगातार बच्चा पढ़ता है, मेहनत किया है, तपस्या किया है, उसका भी हो सकता है कम आ जाए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और पता चला कि उसका एडमिशन भी हो गया यूनिवर्सिटी में, जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसको नॉलेज ही नहीं है, और आपका हुआ ही नहीं। देखिए यहाँ पे जो tan y है, dx है ना, इसको हटाएंगे, उधर ढकेलते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्लियर हुआ।
एक्स वाला टर्म इसके साथ रहने देते हैं, ये डी एक्स, टेन वाई पूरा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पे हो जाएगा टेन वाई इंटू टेन एक्स। वीडियो पसंद आ रहा बच्चा, वीडियो जरूर लाइक करना। चलिए सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पे टेन एक्स क्या कर रहा है, टेन एक्स का पूरा डिवाइड कर दीजिए ताकि जो है यहाँ से ये हट जाए और यहाँ पे टेन एक्स आ जाए, ठीक है। देखिए कैसे सेपरेट हो रहा है, क्लियर हुआ। यहाँ पे टेन एक्स से पूरे समीकरण में डिवाइड कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक सेपरेट हो गया, साफ साफ दिख रहा है ना सेपरेशन। यहाँ पे डी वाई इजकल टू 0 सेपरेट हो गया। एक्स वाला टर्म डी एक्स के साथ चिपक गया है और वाई वाला जितने टर्म है डी वाई के साथ। जब जैसे ही अगर ऐसा हो गया तुरंत इंटीग्रेशन लगा दीजिए, हमारा काम हो गया। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसमें टेन एक्स को टी मानेंगे और उसका अवकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स है। फाइनली अगर इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे लॉग, यहाँ पे टेन वाई आएगा। फिर से इंटीग्रेशन करते समय यहाँ पे कांस्टेंट लगता है। कोई बच्चा सोचेगा कि सी लगा दें, लेकिन नहीं, लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग सी, ठीक है। क्यों, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है तो क्या होता है लॉग, ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, टेन एक्स इंटू टेन वाई। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग है पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया टेन एक्स इंटू टेन वाई इजकल टू यहाँ पे सी, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 38, ये समझ में आ गया ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर मिला है, आपका प्रोसेस बिल्कुल सही होना चाहिए और स्टेप मार्किंग मिलता है मैथमेटिक्स में। क्लियर हुआ। सेक एक्स इंटू कोसेक वाई इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। जो नहीं चाहिए डी एक्स के साथ उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो डी वाई के साथ नहीं चाहिए उसको डिवाइड कर देंगे डी वाई के साथ, समझ में। ये क्वेश्चन देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको करिएगा खुद से। ये जो है अगर हम तुलना कर दें यहाँ पे, इसको डी वाई बाई डी एक्स साफ साफ बना बनाया दिख रहा है, पी इंटू वाई इजकल टू क्यू से, ठीक है। तो जो y का पूरा कोफिशिएंट होता है p होगा और ये जो होगा q होगा। अगर हम तुलना कर दें, ये रैखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर हम तुलना कर दें तो p हमारा मिलेगा 2x और q जो मिल जाएगा e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया। क्या निकालते हैं इसके बाद, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p इंटू डी एक्स, ई के पावर p क्या है बच्चा 2x इंटू डी एक्स, क्लियर हुआ। 2 बाहर हो जाएगा, x इंटू डी एक्स, ई के पावर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे फाइनली हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर। कोई बच्चा ये सोच रहा है सर यहाँ पे इंटीग्रेशन आपने किया है, यहाँ पे प्लस सी नहीं लगेगा तो यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। आपके दिमाग में आ सकता है कि आपने यहाँ पे समाकलन किया है, जबकि समाकलन करते समय हमेशा इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लगाया जाता है, आपको यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। फाइनली आंसर में लगाना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई के पावर एक्स स्क्वायर। तो रैखिक अवकल समीकरण का जो सॉल्यूशन होता है अपने कॉपी में आगे से करिएगा, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा बच्चा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्यापक हल की बात हो रही है, यहाँ पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत आसान है, e के पावर एक्स स्क्वायर निकाले हैं, ठीक है। q क्या है बच्चा, e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि सब भूल भुला गया। मैराथन क्लास इसका बनाए थे 1.5 घंटे का, जाके देखिए सभी बच्चे, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुई वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला है, ए के पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। कर पाएंगे अपने जीवन काल में इसको सॉल्यूशन। ये कितना हो जाएगा, ए के पावर 0 इंटू डी एक्स। किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, 1 का समाकलन x हो जाता है, प्लस सी हो गया आंसर y इंटू ए के पावर एक्स स्क्वायर। यही आपके आंसर हो सकता है कि एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड कर दें, कभी कभी ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, ए के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी ए के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। क्या दिक्कत है, ये भी हमारा आंसर ही है। समझ में आया।
तो ये 8-9 क्वेश्चन जो 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम में सारे सवाल पूछे गए हैं, कभी 2018, 2019, 2020 में। तो आज का सेशन कैसा लगा? पढ़ते रहना है, कॉन्टिन्यूटी बना के रखना है, बार बार हम ये आपको सच दे रहे। भूलने में आपको गणित 10 दिन अगर आप किताब नहीं छुए, मैं बता रहा हूँ कि साइन एक्स का समाकलन तक भूल जाएगा, ठीक है। ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होता है एक्स के सापेक्ष, ये भी भूल जाएगा, ठीक है। आप 10 दिन खाली पूरा किताब बंद कर दीजिए। बाकी सब्जेक्ट हो सकता है आपको याद रहे, लेकिन ये नहीं याद रहेगा, ये पूरी गारंटी के साथ करें। इसका एक का तरीका है, इसका एक ही तरीका है, एक ही हल है कि इसको डेली पढ़ते रहना है, कुछ न कुछ 1 घंटा ही सही, पर हमें पढ़ना है, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी आपको कंटिन्यू वीडियो देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कैसा सेशन लगा, चीज़ें समझ में आई कि नहीं? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर लगा होगा, क्योंकि चीज़ें अनावश्यक नहीं हम बता रहे हैं, आपसे रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें बहुत हैं, लेकिन मैं बहुत चीज़ों को कम करके कोशिश कर रहा हूँ कि वही चीज़ें बताएं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है। सुरक्षित होना अपने आप को, क्योंकि देखिए आप अगर लापरवाही करेंगे तो आपकी लापरवाही से पूरा आपका जो फैमिली है वो परेशान होगा। आप कभी नहीं चाहते कि मेरा परिवार मेरी वजह से परेशान हो, ठीक है। ऐसा जब सोचेंगे तब आप जो है, ठीक है, अगर बहुत आवश्यक हो कोई काम करना तभी आप बाहर जा सकते हैं, तो आदमी जाना ही पड़ेगा, क्या करें। लेकिन अनावश्यक घूम रहे हैं, मौज मस्ती के लिए घूम रहे हैं, अगर बीमारी आप लेके घर पे आ गए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, इस बात को आप समझिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।